इससे पहले हमने बात कर रखा है कृषक मजदूर एवं जनजातीय आंदोलन से पहले। इससे पहले वाले वीडियो में इससे पहले वाले जो भी टॉपिक है वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम आधुनिक भारत का ये नेक्स्ट पार्ट है और इसमें हम बात करने वाले हैं कृषक मजदूर एवं जनजातीय आंदोलन। यहाँ पे आपको विद्रोह और आंदोलन एवं संगठन का नाम दिया गया है। ये किस क्षेत्र में ये हुआ था, इसका प्रभावित क्षेत्र जो है वो इस लाइन में दिया हुआ है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे वहां हम यहाँ डिस्कस करेंगे और इसके कारण क्या थे वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो है वो 2 बार हुआ था, एक 1836 से 54 तक और एक 1921 से लेकर के 22 तक। इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो था मालाबार और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे के.एन. हाजी, सैयद काजी एवं अली मुस्लियार। ठीक है। और इनके जो कारण थे वो कारण था जमींदारों का अत्याचार एवं अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियां। ठीक है, जिसके कारण ये विद्रोह जो है वो हुआ था मालाबार के क्षेत्र में। उसके पश्चात है पागलपंती विद्रोह। पागलपंती जो है वो आपका उत्तरी बंगाल में हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे करम शाह एवं टीपू। इसका जो कारण था वो था आपका जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह। तो नॉर्मली जब अंग्रेजी सरकार हुआ करता तो कहीं ना कहीं ये आपको अत्याचार से ही बहुत सारे ऐसे विद्रोह हैं जो आपको देखने को मिलेगा। उसके पश्चात है फैराजी आंदोलन जो 1838 में हुआ था और ये जो प्रभावित क्षेत्र था फरीदपुर जो बंगाल में पड़ता है। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे आपके हाजी सैयदुल्ला एवं दादू मियां। इस विद्रोह के जो पीछे कारण थी वो या आंदोलन के पीछे जो कारण थी वो थे जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोही एवं अर्ध धार्मिक स्वरूप। उसके पश्चात हम देखते हैं नील विद्रोह। नील विद्रोह जो है वो हुआ था 1859 से लेकर के 1860 के बीच में और यह क्षेत्र जो है वो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। कारण था किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। आगे चल करके यही आपको पता होगा कि चंपारण की सत्याग्रह में भी देखने को हमें मिलता है। आगे हम बात करें पावना विद्रोह। पावना विद्रोह जो है वो 1873 से लेकर के 1876 के मध्य में होता है। ये भी बंगाल के ही क्षेत्र में होता है। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे आपके ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल। कारण था इसका काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली एवं लगान में वृद्धि करना। उसके पश्चात है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह जो है वो 1874 से लेकर 75 के मध्य में हुआ था। पूना, अहमदाबाद और फिर सोलापुर एवं सतारा में जो प्रभावित क्षेत्र है इसका। उसके पश्चात इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे आपका बाबा साहेब देशमुख। कारण था कपास कृषकों पर लगान वृद्धि एवं महाजनों द्वारा बेदखली। महाजन मूल तौर पे जो पैसा देता है वक्त पे वो आपको महाजन कहलाते हैं। जिससे आप पैसा लेते हो उधार, वो महाजन के तौर पे जाना जाते हैं। अगला जो है वो है आपका बिजोलिया आंदोलन जिसको जो हमने देखा था 1905 में हुआ, 13 में, 16 में और फिर 1927 में। प्रभावित क्षेत्र है आपका ये राजस्थान में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे सीताराम दास, मणिकलाल वर्मा और इसका जो कारण था किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे जिसके कारण जो है यह आंदोलन हुआ था। उसके पश्चात चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में आपको देखने को मिलता है और इससे प्रभावित जो क्षेत्र थे वे थे आपका चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी। ये सब जो है बिहार में पड़ते हैं और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे आपके महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल और आदि। राजकुमार शुक्ल ही जो है महात्मा गांधी जी को इनवाइट किए थे इस चंपारण सत्याग्रह को तिनकठिया प्रणाली को लेकर के। कारण यही था तिनकठिया प्रणाली मतलब 20 कट्ठा अगर आपके पास खेत है तो उसमें 3 कट्ठा जो होगा वो आपको उसमें नील की खेती करना पड़ता था। इसमें रीजन यही था कि नील की खेती करने के पश्चात जो खेत होता है वो बंजर हो जाता है। उसके पश्चात है खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह जो 1918 ईस्वी में हुआ था और यह हुआ था खेरा गुजरात में और इसके नेतृत्वकर्ता थे स्वयं महात्मा गांधी जी। इसका कारण जो था फसल की बर्बादी के बाद भी राजस्व वसूल किया जाना। जो कुछ कारणवश फसल बर्बाद हो गई थी फिर भी जो है वहां की गवर्नमेंट जो है वो राजस्व वसूल करना चाहते थे किसानों से। उसके पश्चात है अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन जो है वो 1920 में हुआ था। इससे जो प्रभावित क्षेत्र थे वे थे प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। ये जो
नेतृत्व करता थे इसके वो थे आपके रामचंद्र, और इसका जो कारण था अवैध लगान वसूली व भू बेदखली नियम लागू करना। उसके पश्चात है एका आंदोलन। एका आंदोलन जो है वो 1921 से लेकर के 1922 के मध्य में होता है। इससे जो प्रभावित क्षेत्र हैं वे हैं आपके बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और फिर बहराइच। इसके जो नेतृत्व करता थे वे थे आपके मदारी पासी, और इसका जो कारण था लगान में वृद्धि के विरोध में। आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे आंदोलन विद्रोह हैं जो जमीन से ही रिलेटेड है। ठीक है, उसके पश्चात है बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुई थी। सूरत के बारदौली तालुका में यह हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इनके नेतृत्व करता थे, इसमें भी आप देखेंगे लगान में वृद्धि हुई थी। उसके पश्चात है तेभागा आंदोलन जो 1946 में हुई थी। प्रभावित क्षेत्र बंगाल था। इसके जो नेतृत्व करता थे वे थे आपका कंपाराम भुवन सिंह। कारण था बटाईदारों के निर्णय लिया कि किसानों को 50% की जगह अब 33% ही देने होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो विनोबा भावे जी ने किया था। अगला हम बात कर लेते हैं प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में। इसमें हम देखेंगे जनजाति वर्ग, नेतृत्वकर्ता और प्रभावित क्षेत्र। इस सबसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। चुआर जो है वो जनजाति विद्रोह जो है वो 1768 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्वकर्ता इनके राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह थे। प्रभावित क्षेत्र झारखंड एवं बंगाल है। उसके पश्चात बघेरा विद्रोह 1818 से 1820 के मध्य में होता है। नेतृत्व करता थे बघेरा सरदार, और जो प्रभावित क्षेत्र है वो बड़ौदा। हो विद्रोह जो है वो 1820, 22 और 32 में हुआ था। नेतृत्व करता थे राजा पड़ाहत, और इसके जो प्रभावित क्षेत्र थे सिंहभूम और छोटा नागपुर। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं भील विद्रोह के बारे में। 1812 से लेकर के 19 के मध्य में हुआ था, फिर 1825 में भी हुआ था। इसके जो नेतृत्व करता थे वे थे त्र्यंबक्का जी डांगलिया सेब्रम के नेतृत्व में, और ये जो प्रभावित क्षेत्र है वो थे खामदेश। उसके पश्चात खालसी विद्रोह की बात करें तो ये 1827 से लेकर 1833 के मध्य में होता है। नेतृत्व करता है राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और फिर बार मानिक। इसके जो प्रभावित क्षेत्र है खासी पहाड़ी जो असम व मेघालय में पड़ता है। उसके पश्चात कुल विद्रोह। कुल विद्रोह का कुल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1831 से 32 के मध्य में। नेतृत्व करता थे बुद्धू भगत व गंगा नारायण, और इसके जो प्रभावित क्षेत्र थे वो थे छोटा नागपुर। इसके पश्चात खोड़ विद्रोह की बात करें तो इसके जो नेतृत्व करता थे वे थे चक्र विश्नोई राधा कृष्ण दंड सिंह, और ये प्रभावित क्षेत्र जो था वो था उड़ीसा। और ये खून विद्रोह जो है 1846 से लेकर 48 के मध्य में होता है। अगला 1855 में होता है, उसके अगला 1914 ईस्वी में जो है वो होता है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के मध्य में होता है। नेतृत्वकर्ता सिंधु कानू चांद एवं भैरव होते हैं, और यह प्रभावित क्षेत्र है बिहार और फिर झारखंड। उसके पश्चात अहोम विद्रोह 1828 से लेकर के 33 के मध्य में होता है। गोमधर कुंवर जो इनके नेतृत्वकर्ता होते हैं। प्रभावित क्षेत्र जो होता है वो असम व पूर्वोत्तर के क्षेत्र होते हैं। उसके पश्चात रंपा विद्रोह जो है वो 1879 से लेकर के 1922 और 24 के मध्य में भी होता है। पहला जो है रंपा विद्रोह वो 1879 में होता है, और अगला जो है 1922 से लेकर 24 के मध्य में होता है। नेतृत्व करता थे अल्लूरी सीताराम राजू, और जो प्रभावित क्षेत्र है वो है आपका आंध्र प्रदेश। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में देखने को मिला है, इससे भी। तो ये सब जो है इसमें जो भी है इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि ये सब एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। उसके पश्चात मुंडा विद्रोह जो है वो आपको 1899 से लेकर के 1900 के मध्य में हुआ था, और इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे बिरसा मुंडा, और ये जो प्रभावित क्षेत्र था वो था छोटा नागपुर। उसके पश्चात ताना भगत जो है वो हुआ था 1920 से 30 के मध्य में। इसके जो नेतृत्व करता थे वे थे आपका जतरा भगत, बलराम भगत। प्रभावित जो क्षेत्र था वो था आपका छोटा नागपुर। उसके पश्चात है जिया तरंग आंदोलन जो 1931 में होता है। इनके जो नेतृत्व करता थे वे थे आपका जेडो नाग एवं रानी गोडिल्यो, और जो प्रभावित क्षेत्र था वो था आपका मणिपुर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जनजातीय विद्रोह आंदोलन समाप्त होता है। आप इसको पढ़ ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उसके पश्चात है नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह। इसमें पहला जो है वो है आपका सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का जो प्रभावित क्षेत्र था वो था बंगाल व बिहार। नेतृत्व करता थे केना सरकार, मंजर शाह, द्विज नारायण। उसके बाद फकीर विद्रोह, ये भी प्रभावित क्षेत्र था बंगाल, और ये इनके जो है सुनेतृत्व करता है मजनून शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। उसके पश्चात है पाइक विद्रोह।
पाइक विद्रोह जो है उसमें आपका नेतृत्वकर्ता जो थी वो थी खुर्दा के राजा एवं जगबंधु, और जो प्रभावित क्षेत्र था वो था आपका उड़ीसा। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं अगला जो है वो है आपका रामोसी विद्रोह। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे आपका चित्तर सिंह, फिर उसके पश्चात उमाजी, नरसिंह और फिर दत्तात्रेय। इसके जो प्रभावित क्षेत्र थे पूना पश्चिम घाट। पूना और पश्चिमी घाट आपको पता होगा। ये पश्चिमी घाट क्यों बोला जाता है? पश्चिमी घाट क्यों बोला जाता है क्या? जैसे मान लीजिए ये भारत का मैप है, वी शेप में ही भारत का मैप होता है नीचे से, मान लो ये वी शेप का मैप है, तो ये वाली जो भाग होती है ना ये पश्चिमी भाग होता है, क्योंकि भारत के पश्चिम में पड़ता है और ये भारत के ईस्ट मतलब पूर्व में पड़ता है। तो ये वाला भाग जो है वो पश्चिमी घाट कहलाती है और ये वाला जो भाग है वो पूर्वी घाट कहलाती है। जब हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने यहाँ पर छोटा सा जो है वो देख लिया है, पश्चिमी घाट कौन होता है और पूर्वी घाट कौन होता है। अब हम बात कर लेते हैं कितूर का विद्रोह। कितूर का विद्रोह जो है वो कितूर की रानी के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था और धारवाड़ के निकट जो है वो धारवाड़ के निकट ये हुआ था। उसके पश्चात गडकरी विद्रोह जो 1844 ईस्वी में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे कृष्णा दाजी पंडित और जो इसका प्रभावित क्षेत्र था वो था कोल्हापुर महाराष्ट्र में। उसके पश्चात है फैजी आंदोलन, ये हुआ था बंगाल में और इनके नेतृत्वकर्ता थे सैयदुल्ला दादू मियां। उसके पश्चात कुका विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे भगत जवाहर मल और इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो था आपका पंजाब। उसके पश्चात है पागलपंथी विद्रोह। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे करमशाह और फिर टीपू। प्रभावित क्षेत्र था पूर्वी बंगाल के सिरपुर। ठीक है, उसके पश्चात हम आगे की बात करें तो वो आपका है थम्पी विद्रोह जो हुआ था 1805 से लेकर के 1809 के मध्य में। नेतृत्वकर्ता थे दीवान बेलू थम्पी और जो इसका प्रभावित क्षेत्र था वो था त्रावणकोर जो कि केरल में पड़ता है। आगे की हम अगर बात करें, आगे की जो हम बात करें तो उसमें आपको हमें देखने को मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में होता है ए ओ ह्यूम के द्वारा। ए ओ का जो मतलब होता है वो होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया जाता है। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेज संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में होता है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। स्थापना के समय जो भारत के वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड डफरिन। डफरिन थे, क्योंकि वायसराय इसमें क्यों कहा गया है क्योंकि 1857 की जो क्रांति होती है उसके पश्चात एक अधिनियम आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत जो भी गवर्नर जनरल थे भारत को उनके हम वायसराय के नाम से जानते हैं उन सबको। तो उसके पश्चात जो है ये वायसराय का ही नाम दिया गया है लॉर्ड डफरिन। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य की अगर हम जाने तो प्रथम अध्यक्ष जो थी वो थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजिनी नायडू। सबसे युवा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, कांग्रेस इसमें प्रमुख तथ्य की अगर हम बात करें तो प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और सबसे युवा अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन की। आपको पता होगा कि नॉर्मली देखा गया है कि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो दिसंबर के महीने में ही हुए हैं। ठीक है, तो 1885 में जो है वो पहला अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था बॉम्बे में। अध्यक्षता जो थी वो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी केयर करते हैं और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल होते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि प्रथम कांग्रेस की अधिवेशन जो हुई थी उसमें कितने सदस्य ने भाग लिए थे, तो टोटल जो थे वो 72 अध्यक्ष जो है सदस्य जो है इसमें भाग लिए थे। उसके अगले ही वर्ष 1886 में कांग्रेस की अधिवेशन होती है कोलकाता में। इसके जो अध्यक्षता है वो दादा भाई नौरोजी करते हैं और दादा भाई नौरोजी जो है वो प्रथम पारसी अध्यक्ष होते हैं। इसमें नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया
और डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर जो है वो आमंत्रित करता है। अगला जो सम्मेलन हुआ था या अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1887 ईस्वी में, मद्रास में ये हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है वो बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। और जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। हमने यहाँ पर देखा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण जो है वो यहाँ दिया जाता है इस अधिवेशन में। और शस्त्र अधिवेशन के विद्रोह में जो है सो विरोध में प्रस्ताव जो है वो पारित होती है। अगला अधिवेशन हम बात करें 1888 की, जो स्थान होता है इलाहाबाद, जो वर्तमान में इसे प्रयागराज के नाम से हम जानते हैं। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। जॉर्ज यूल प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में जो है वो भाषण देते हैं। ठीक है, अगला जो हम अगर बात करें तो वो है 1896 का, और ये अधिवेशन होता है कोलकाता में। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं रहमतुल्लाह एम शानी, जो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। और सर्वप्रथम वंदे मातरम जो है वो इसी अधिवेशन में गाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम जो है वो सर्वप्रथम गाया गया वो किस अधिवेशन में गाया गया, कहाँ की? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कब की गई थी? 1896 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रहमतुल्लाह एम शानी ने किया था। अगला है 1905 की अधिवेशन, जो कि बनारस में होता है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। बंगाल विभाजन की आलोचना की जाती है इसमें, और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन भी जो है वो किया जाता है। आपको पता है कि बंगाल विभाजन उस समय तक हो चुकी थी। अगला पॉइंट है, अगला जो अधिवेशन है वो है 1906 का, जो कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी जो है वो अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जो है वो 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। पहला आपने यहाँ पर देखा कि दादा भाई नौरोजी जो है ये वाला 86 में करते हैं। तत्पश्चात जो है वो आपको करते हैं 93 वाला में, और इसके पश्चात जो करते हैं वो करते हैं 1906 वाला में, कोलकाता अधिवेशन। नौरोजी द्वारा स्वराज शब्द का जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग जो है इसी अधिवेशन में किया गया था। अगला जो है अधिवेशन वो है 1907 की, जो कि सूरत में अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है इस समय हो जाती है, नरम दल और गरम दल 2 गुटों में हो जाती है। अगला जो अधिवेशन है वो है 1911 का, जो कि कोलकाता में होता है। विशन नारायण दल जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, और पहली बार जन गण मन जो है वो गाया जाता है। 1916 के अधिवेशन जो है लखनऊ में होता है। अंबिका चरण मजूमदार जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, और बम्बई का गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया था। धर्म दल एवं गरम दल में समझौता तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में जो है वो समझौता होता है 1906 वाले लखनऊ अधिवेशन में। उसके पश्चात 1917 का जो अधिवेशन है वो आपका होता है कोलकाता में। एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस जो है वो अपनाता है। ठीक है, उसके पश्चात हम बात कर ले 1920 की अधिवेशन, जो कि नागपुर में होता है। सी विजय राघवाचारी जो है वो आपका इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके पश्चात भारतीय रियासतों के प्रति जो है नीति घोषणा की भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन एवं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात जो है वो कही जाती है, और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का जो है वो अनुमोदन किया जाता है। उसके पश्चात 1923 का अधिवेशन होता है काकीनाडा में, जो कि मौलाना मोहम्मद अली जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की जो स्थापना की जाती है। उसके पश्चात 1924 की बात करें तो वो बेलगाम में होती है, जो कि बेलगाम कर्नाटक में है। इसकी अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी करते हैं, और एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था? तो बेलगाम कर्नाटक की जो अधिवेशन हुई थी कांग्रेस की, उसमें अध्यक्षता करते हैं। वर्ष था 1924। उसके पश्चात 1925 की अगर हम बात करें तो कानपुर में अधिवेशन होता है। सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता करते हैं, और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो आपके सरोजिनी नायडू होते हैं। उसके पश्चात 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो करते हैं, और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया एवं प्रतिवर्ष 26 जनवरी को
स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाने का निर्णय लेते हैं। कौन अधिवेशन में? लाहौर के अधिवेशन। किसकी अध्यक्षता? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष क्या है? 1929। 1931 के अधिवेशन की अगर हम बात करें तो कराची में होता है और वल्लभ भाई पटेल जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। मूल अधिकार का प्रस्ताव जो है वो पारित होती है। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन होता है। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव भी जो है वो पारित होता है। उसके पश्चात 1936 का जो है वो अधिवेशन होता है लखनऊ में। जवाहरलाल नेहरू जो है वो इनकी अध्यक्षता करते हैं। नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की चुनौती जो बताते हैं और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना जो है वो यहाँ पे हो जाती है 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। उसके पश्चात 1937 की बात करें तो फैजपुर में होता है और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। प्रथम अधिवेशन जो कि गांव में होता है। उसके पश्चात 1938 की बात करें तो हरिपुरा जो कि गुजरात में है वहां अधिवेशन होता है। सुभाष चंद्र बोस जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं और राष्ट्रीय नियोजन योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत करते हैं और झंडा गीत की जो है सो स्वीकृति यहाँ पर दी जाती है। उसके पश्चात हम बात कर लें 1939 की। तो 1939 की जो अधिवेशन है वो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में होता है। सुभाष चंद्र बोस जो है इनकी अध्यक्षता करते हैं और पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जो है वो सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी की समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान द्वारा होता है और सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीत जाते हैं, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका अध्यक्ष बनाए गए। इसमें महात्मा गांधी जी का हस्तक्षेप बताया जाता है। उसके पश्चात 1940 का जो अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं और आजाद 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हैं। उसके पश्चात हम 1946 की बात करें तो मेरठ में होता है। आचार्य जेपी कृपलानी जो है वो अध्यक्षता करते हैं और स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी जो है ये रहते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो है वो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा होता है। तो बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। विरोध की अगर हम बात करें तो विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई एवं बहिष्कार प्रस्ताव जो है वो पास किया जाता है। फिर स्वदेशी आंदोलन का विचार की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में देते हैं। तो ये से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संजीवनी जो है वो किनके पत्र थे? कृष्ण कुमार मित्र के। बंगाल विभाजन प्रभावी अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये क्वेश्चन सभी को पता है। फिर इन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है वो करते हैं। वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज प्रथम एवं महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन जो है वो करते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है? 1911 में। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और उस समय कौन कौन राजा जो है ब्रिटेन के, या कौन राजा और कौन रानी जो है वो दिल्ली में आई थी? तो जॉर्ज प्रथम राजा थे और महारानी मैरी जो है वो वहां की महारानी थी, जिन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द होती है और कलकत्ता में दिल्ली को जो है भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की जाती है और वर्ष 2012 में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बन जाती है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग की गठित। तो मुस्लिम लीग की जो गठन हुआ था वो हुआ था 1906 ईस्वी में। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन जो है वो संपन्न होता है। सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की गठन का प्रस्ताव पेश करते हैं और मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष जो है वो आगा खां को चुना जाता है। मुस्लिम लीग का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में बनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के विभाजन, जो कि बीच बीच में हमने इस सब के बारे में चर्चा किया है। तो कांग्रेस का जो विभाजन है वो सूरत अधिवेशन 1907 के दौरान हो जाती है। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय रासबिहारी बोस के द्वारा हो रहा था। कारण था स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर तरीके को लेकर के। फिर परिणाम था क्या हुआ कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में जो है वो विभाजित हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में।
तो उपाधि जो है वो लोकमान्य भारत के बेताज बादशाह, ये उनका उपाधि है, इसका बाल गंगाधर तिलक का। प्रकाशित समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो मराठा और केसरी जो है 1881 ईस्वी में। उत्सव की बात करें तो 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव जो है उसकी शुरुआत करते हैं बाल गंगाधर तिलक। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा। 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा दे करके मांडले जेल बर्मा जो है वो भेज दिया गया। बर्मा वर्तमान के म्यांमार को कहते हैं। मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तकें जो है वो इसकी रचना करते हैं। और तिलक ने कांग्रेस का पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप जो है वो लगाया था। उसके पश्चात भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो बी डी सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। ये बात कहे हैं बी डी सावरकर जी ने। उसके बाद मित्रा की हम बात करें तो बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वो करते हैं। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड जो है वो बच जाते हैं। उसके पश्चात जो है इनमें से फांसी भी दी जाती है इनको। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लेते हैं डर के मारे, लेकिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1908 में मात्र 15 वर्ष की आयु में जो इनको फांसी दी जाती है। ठीक है, उसके पश्चात है 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने काफिले पर बम फेंकते हैं। मतलब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रास बिहारी बोस व सचिन सयान की भूमिका जो है वो मिलती थी। ठीक है, उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं विदेशी में क्रांतिकारी आंदोलनों की विदेशों में। तो श्याम कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में भारत स्वशासन समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में स्टुगार्ट जर्मनी जो है उसका एक जगह का नाम है में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा पीला व लाल रंग का ध्वज फहराते हैं। इन्हें भारतीय कांग्रेस क्रांति के माता जो है वो कहा जाता है। किसको? तो मैडम भिकाजी कामा को। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना जो है वो इस पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला है महत्वपूर्ण घटनाएं की अगर हम बात करें तो कामागाटा मारू प्रकरण जो है वो 1914 ईस्वी में होता है। पार्लियामेंटो सुधार 1909 में, दिल्ली दरबार 1911 में, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, होम रूल लीग की स्थापना 1916, लखनऊ समझौता 1916, मॉन्टेग चैम्सफोर्ड की घोषणा 1917 और मॉन्टेग की घोषणा जो 1907 में 17 में, मॉन्टेग घोषणा जो है 1917 में और मॉन्टेग चैम्सफोर्ड सुधार जो है वो आया था 1919 में। इस दोनों में आप ध्यान मतलब ये कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि ये छोटा मार्ले और मिंटो छोटा छोटा है इसलिए पहले होती है और मॉन्टेग चैम्सफोर्ड बड़े हैं तो ये 1919 में होता है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं लखनऊ समझौते की। लखनऊ समझौते जो है वो 1916 ईस्वी में अंबिका चंद मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है वो लखनऊ में होता है। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल व गरम दल का पुनः जो है वो मिलन हो जाता है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के संक्षिप्त परिचय के बारे में। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में होता है। इनके माता का नाम जो है, इनके पिता का जो नाम है वो करमचंद गांधी और माता की नाम जो है वो पुतलीबाई था। इनके पिता पोरबंदर, बांकानेर एवं राजकोट के दीवान थे। 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह जो है वो कस्तूरबा गांधी के साथ हो जाता है और गांधी जी ने 1889 से 1891 ईस्वी तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करते हैं और गांधी जी 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जो है डरबन गए थे। उसके पश्चात गांधी जी जो है वो अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे और वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और गांधी ने 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं।
द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ, गांधी जी की जो आत्मकथा है, और महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन जो है वो थे इनके द्वारा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर देते हैं दिल्ली में। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका के बारे में। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1894 में होती है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है 1904 में, ये सब महात्मा गांधी जी द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में की जाती है। फिर टॉलस्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग में स्थापना की जाती है 1910 ईस्वी में, और इंडियन ओपिनियन पत्र का जो प्रकाशन है वो आपका 1903 ईस्वी में किया जाता है। ये सब महात्मा गांधी जी के द्वारा। फिर भारत में गांधी के 3 प्रारंभिक कार्य की अगर हम बात करें तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह, जो प्रथम सबने अवज्ञा आंदोलन था। उसके पश्चात ही 1918 में अहमदाबाद नील हड़ताल, जो प्रथम भूख हड़ताल था, और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह, जो प्रथम असहयोग था। उसके पश्चात 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी जो है वो चंपारण जाते हैं, और गांधी जी ने यहाँ पर नील की खेती की 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध जो है वो सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं, और फिर 3 कठिया पद्धति जो है वो बंद दिखाई पड़ती है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। 18 मार्च 1919 को रॉयट एक्ट जो है वो पारित किया था, जिसे हम काला कानून के भी नाम से जानते हैं। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के आदेश पर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस घटना से जनता में जो है वो रोष व्याप्त हो जाता है। यही कारण है कि 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया है, और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का जो है वो आयोजन किया जाता है, जिस पर जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर देते हैं, और कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड का जांच के लिए मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन जो है वो करते हैं। उसके पश्चात अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन जो है वो आपका 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया जाता है, और इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति जो है वो प्रदान की गई। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं, और दुर्भाग्य से इसी दिन तिलक का जो है वो निधन हो जाता है। दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित कर लिया गया, और इस प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया था। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 ईस्वी में तिलक स्वराज फंड की जो है वो स्थापना की जाती है, और महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद और जमनालाल आजाद ने राय बहादुर की उपाधि जो है वो त्याग दी, और असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाने जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा जो है वो दी। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं चौरी चौरा कांड, जो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक पर जो स्थान है वहां ये होती है। कारण होता है किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 42 पुलिसकर्मी जो है वो जल करके मारे जाते हैं। परिणाम होता है 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर देते हैं इसी के कारण। अब हम बात कर लेते हैं स्वराज पार्टी के गठन। जो आपको पता है स्वराज पार्टी का गठन जो है मार्च 1923 ईस्वी में होता है। 1923 में विधानमंडल चुनावों में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू जो है इसके महासचिव होते हैं। स्वराज पार्टी ने 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण की बात करें तो हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में सत्येंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी ने अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से कानपुर में इसकी स्थापना करते हैं। अगला है काकोरी कांड, जो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को यह काकोरी कांड होता है।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को जो है वो लूट लेते हैं और इस घटना के संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़िया, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह को क्रमशः गोरखपुर, गोंडा और नैनी तथा फैजाबाद में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद इस घटना के बाद भागने में सफल हो जाते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के बारे में। तो 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा जाता है। HSRA के संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा जो है वो शामिल होते हैं। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल की खाली बेंचों पर बम फेंका। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव पर लाहौर शहर केस सैंडर्स की हत्या वाला जो था इसके तहत मुकदमा चलाया जाता है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार लेते हैं और वो मर जाते हैं। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं गोलमेज सम्मेलन की। आपको पता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 से लेकर के 1931 तक जो है वो होता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से लेकर 1931 जो है दिसंबर तक होता है और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 से 1932 में। तो मतलब ये पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। ये लगातार जो है वो गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज सम्मेलन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें की अगर हम बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधि ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं। याद रखिएगा कि BR अम्बेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन व्यक्ति थे? तो BR अम्बेडकर। कांग्रेस जो है किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी स्वयं गए थे और 29 अगस्त 1931 को SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन के लिए रवाना होते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू आदि थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय उस समय होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना पैक्ट के बारे में। तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत या फिर कह सकते हैं कम्युनल आवाज की घोषणा करते हैं। अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक जो मुसलमान और सिख पहले से ही हैं मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया और इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरबदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन जो है वो शुरू कर देते हैं। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी के अनुयायियों मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और अंबेडकर के बीच समझौता जो है वो किया जाता है और इस समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना समझौते का मसौदा की बात करें तो सी राजगोपालाचारी ने तैयार किया था और पूना पैक्ट पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। अब हम बात करें इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को सूर्य सेन, जिसको हम मास्टर दा भी बोलते हैं, के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिक आर्मी के चटगांव शाखा ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में होता है और इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया।
युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिंथो ने 8 अगस्त 1940 को घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः स्वीकृत करने के पश्चात कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर दिल्ली चलो सत्याग्रह प्रथम प्रारंभ जो है वो करने का निर्णय लिया जाता है। और 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना। दूसरे सत्याग्रह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल चुने गए। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं क्रिप्स मिशन जो कि 1942 की। भारत के बढ़ रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 ईस्वी में एक मिशन जो है वो भारत भेजता है। याद रखिएगा, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो चलता था, क्योंकि पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर के 1945 के मध्य में होता है। ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने के नेतृत्व में यह मिशन जो है वो भेजा गया, इसलिए इनका नाम जो है वो क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। इसी बीच हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की वार्षिक बैठक होती है। इस बैठक में नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है वो पेश करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद ने मिलकर के तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया और इसी समय गांधी जी ने नारा दिया था, करो या फिर मरो। 9 अगस्त 1942 को सुबह में सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन के जो महत्वपूर्ण तथ्य है अगर उसकी हम बात करें तो इस आंदोलन के दौरान 3 जगहों पर समानांतर सरकारें की स्थापना जो है वो की जाती है। बलिया की अगर हम बात करें तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था। यह सरकार दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक जो है वो चलती है। यहाँ की किसान विधवा मातंगनी हजारों ने गोली लग जाने के बाद भी झंडे को ऊंचा रखा और इन्हीं बूढ़े गांधी जी जो है वो कहा जाता है। उसके पश्चात हम सतारा की बात करें तो सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यह 1945 तक कार्यरत रही और इसके नेता जो हैं वो वाई बी चाहवान थे। उसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार उनके साथ थे। उसके पश्चात गांधी इरविन समझौते की अगर हम बात करें तो गांधी और इरविन की लंबी वार्ता के पश्चात 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता होता है, जिसे दिल्ली पैक्ट या फिर कह सकते हैं गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गई। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं आजाद हिंद फौज की। तो मोहन सिंह के नेतृत्व में मार्च 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आजाद हिंद फौज का गठन जो है वो किया गया। किनके नेतृत्व में? मोहन सिंह के नेतृत्व में। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सूत्र ज्ञानी प्रतीक सिंह फौजीवाला ने दिया था। इनकी पहली डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया, जिनका प्रथम सेनापति मोहन सिंह को बनाया जाता है। आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान जो है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम संक्षिप्त विवरण जाने तो इनका जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में होता है। 1920 में इन्होंने सिविल सेवा के चौथे स्थान प्राप्त किया, लेकिन मन न लगने के कारण त्यागपत्र दे देते हैं। महात्मा गांधी की प्रेरणा से वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित जो है वो हो जाते हैं। उसके पश्चात हम बात कर ले देशबंधु चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1927 में इंडिपेंडेंस लिंक की जो है वो गठन की जाती है। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन जो है वो करते हैं। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी के नाम से संबोधन किया। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक या फिर देश नायक जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था और महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं बेबल योजना जो कि 1945 में आया था।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में रूढ़िवादी सरकार भारत के संवैधानिक प्रश्न को हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड बेवल को भारत के नेताओं से विचार विमर्श हेतु जो है वो कहा। इस उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड बेवल ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की जिसे वेवल योजना के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें कैबिनेट मिशन की। तो गठनकर्ता जो थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो है वो इसके गठन किए थे। दिल्ली पहुंचने की तिथि अगर हम बात करें तो 24 मार्च 1946। सदस्य जो है वो पैट्रिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, ए बी अलेक्जेंडर स्टीफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के जो है ये अध्यक्ष होते थे उस समय। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं संविधान सभा का चुनाव। वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार जो है वो प्रस्तुत किया गया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए। इसमें कांग्रेस 208 सीट, मुस्लिम लीग 73 सीट और स्वतंत्र उम्मीदवार जो है 15 सीट जो है वो जीत करके आ जाते हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को बात करें तो 12 अगस्त 1946 को वायसराय की अंतरिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण जो है वो भेजा जाता है। तत्पश्चात नेहरू जी ने इसे स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया और लीग की इस कार्यवाही से भयानक रक्तपात हुआ। महात्मा गांधी जी ने नवाखाली में शांति स्थापना हेतु पदयात्रा करते हैं। अंतिम सरकार का गठन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को 11 अंश सदस्यों के साथ जो है अपने पद की शपथ लेते हैं। अंतिम सरकार की अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष कार्यकारी परिषद और विदेशी मामले इनके हाथ में जाता है। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। सरदार पटेल की बात करें तो गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग एवं रियासती संबंधी मामले। जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। आई चंद्रगिरी की वाणिज्य मंत्री थे। सी एच भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री। अब्दुल रब नस्तर जो कि संचार मंत्री। गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री। अरुणा आशफ अली रेलवे मंत्री। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री और राजेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री जो है वो बनाए जाते हैं। उसके पश्चात हम बात करें तो इटली की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता जो है वो हस्तांतरित कर देगा। इटली ने लॉर्ड बेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। अब लॉर्ड माउंटबेटन की अगर हम बात करें तो 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के 34वें गवर्नर जनरल जो बनकर के भारत को आते हैं। भारतीय नेताओं की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन हेतु योजनाएं जो है प्रस्तुत करती। उसके पश्चात भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वाधीनता विधेयक जो है वो पेश किया। विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली और इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान स्थापना जो है वो की जाएगी। इसका बात चलिए 15 अगस्त और इसके अनुसार देश के दो जो है 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की जो है स्थापना की जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता जो है वो मिल जाती है। और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो आचार्य जेवी कृपलानी जो थे वो थे इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। फिर आधुनिक भारत की पुस्तकें की अगर हम बात करें तो कुछ पुस्तक हैं और कुछ इसके लेखक हैं। तो यंग इंडिया, हिंद स्वराज, गोखले, माई पॉलिटिकल गुरु एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये महात्मा गांधी जी का है। इंडियन विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया एनी बेसेंट। द लाइफ डिवाइड अरविंद घोष डिवाइन। बापू माई मदर मनु बहन गांधी। आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य केसरी तथा मराठा बाल गंगाधर तिलक। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया डॉक्टर रफीक जकारिया। इंडिया फॉर कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर इसके लेखक जो है दुर्गा दास होते हैं। उसके पश्चात फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेफियर। द नेशनल इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। द स्टोरी ऑफ माई और उसके पश्चात डिपोजिशन ऑफ अनहैप्पी इंडिया
लाला लाजपत राय जी के द्वारा जो है कुछ पुस्तकें हैं वो लिखी जाती हैं। उसके पश्चात यहाँ इतनी सारी पुस्तक हैं। इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन्स रिसेला, ये कुछ बुक हैं। आप इस बुक को जो है नाम देख लें, वीडियो को पॉज कर लें और फिर आप इसको याद करना चाहते हैं तो याद करें। कुछ ही पुस्तक ऐसे जो थे इम्पोर्टेंट थे, जो शुरुआत के थे, हमने आपको बता ही दिया है। बाकी अगर आपको याद करना है तो मैं धीरे-धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इस वीडियो पॉज कर लें और सभी को लिख करके आप याद कर लें। इसके पश्चात यहाँ तक जो है मॉडर्न हिस्ट्री था, यहाँ से खत्म हो जाती है। यहाँ से हम लोग जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए एक बार, और उसके पश्चात अगर मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसके पश्चात अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल और ग्रोथ करे तो आप अपने मित्र के साथ जो है वो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। कोई अगर आपका सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।